Hello everyone. So, the next topic that we have to do today is demand. So, the first thing is, what do we mean by this term demand? To understand this term, let us take a simple example. Let's say that we are given price and we are given demand. तो तो जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर कंज्यूमर कितना विलिंग है परचेज करने को, उसी को हम डिमांड कहते हैं. सो एट डिफरेंट प्राइजेस हाउ मच द कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज अ कमोडिटी, दैट इज नोन एज डिमांड. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे पास प्राइस जो था दैट वाज 6. तो जब प्राइस 6 था, लेट्स से कि कंज्यूमर ने डिमांड किए पेन्स, तो उसने लेट्स से कि 4 पेन्स डिमांड किए. नाउ लेट अस से कि प्राइस जब हमारे पास 3 हो गया, तो उसने जो डिमांड किए पेन्स दैट वाज लेट्स से 6 पेन्स, राइट. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म डिमांड. Demand refers to different possible quantities of a commodity that a consumer is willing to purchase at different possible prices of the commodity. Now there is another term which is known as quantity demanded. So what do we mean by this term quantity demanded? Whenever we are talking about the term quantity demanded, actually we are talking about demand at a specific price. कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर हमारे पास डिमांड कितनी है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. अगर हम डिमांड की बात करें, डिमांड हम ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स को कंसिडर करते हैं. बट जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में हम एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक डिमांड की बात करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि जब प्राइस 3 था उस पर हमारी डिमांड 6 पेन्स थी. सिमिलरली जब प्राइस 6 था उस पर क्वांटिटी डिमांडेड वाज 4 पेन्स, राइट. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड. सो वी शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड. सो क्वांटिटी डिमांडेड refers to specific quantity to be purchased at a specific price. Now next we have to discuss some of the main features of demand for a commodity. So next we have to study some of the main features of demand for a commodity. The first feature is that demand depends upon the utility of the commodity. This basically means कि हमारे पास जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर होगा एंड वो सिर्फ उसी कमोडिटी या गुड को परचेज करेगा जिससे उसे कुछ यूटिलिटी मिलेगी. To understand more about the concept of utility, you can watch the previous video which I have uploaded on consumers equilibrium. Utility basically means satisfaction. सो जिस कमोडिटी से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कंज्यूमर वही कमोडिटी को परचेज करेगा. सो दैट इज आवर फर्स्ट फीचर. सेकेंड फीचर इज दैट डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है कि कंज्यूमर हमारे पास डिमांड करेगा कुछ कमोडिटी विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग दैट कमोडिटी. ठीक है. So demand for a commodity or desire to own a commodity should always be backed by purchasing power or willingness to spend. Then third feature is that it is a flow concept. Now understand these two concepts. One is the stock concept and another is the flow concept. So when we are talking about stock concept, ठीक है. So stock concept क्या है? Please write this down. So stock concept is basically an economic variable related to a point of time. ठीक है. And flow concept is an economic variable measured over a period of time. ठीक है. सो हमारे पास स्टॉक कॉन्सेप्ट इज मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम वाइल फ्लो कॉन्सेप्ट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो इसका मतलब क्या होता है? फॉर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल.
स्टॉक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल होता है वाटर इन अ टैंक, ठीक है, जो हमारे पास पानी स्टोर्ड हो किसी टैंक में, ठीक है। सो दैट स्टोर्ड वाटर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास वो पानी क्या है, स्टोर्ड है। एंड इफ़ वी लेट दिस वाटर आउट, ठीक है, हम टैप के थ्रू इस पानी को फ्लो करने देते हैं, देन दैट बिकम्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, right? So this is the difference between a stock and flow concept, and whenever we are talking about demand we always take it as a flow concept, matlab it is always ever always changing basically. Then next is demand means demand for final consumer goods. Again, understand the concept of final consumer goods. Intermediate goods, ठीक है। So to understand this concept of final consumer goods and intermediate goods, let's take a very simple example of biscuits, ठीक है। सो इन बिस्किट्स को बनाने के लिए वी नीड मटीरियल लाइक मिल्क, वी नीड शुगर, ठीक है। सो एक गुड को बनाने के लिए, ठीक है, उसमें जो और गुड्स का यूज़ किया जाता है टू मेक अ गुड, जो कि फाइनल कंज्यूमर सीधा उसको परचेज करे और उसको कंज्यूम करे। बेसिकली फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम इसके बाद इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिस्किट्स क्या है, बिस्किट्स को हम सीधा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, राइट, इसको किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कन्वर्जन कर सकते हैं, जिनकी ओरिजिनल फॉर्म को किसी और फॉर्म में, जैसे कि मिल्क एंड शुगर कैन बी यूज्ड टू मेक बिस्किट्स, राइट। सो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है टू मेक अ फाइनल गुड, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और फाइनल गुड्स हमारे पास बिस्किट्स जैसे कि हो गए, तो वो हम सीधा कंज्यूम करते हैं। एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड वी ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट द फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एंड लास्टली हमारे पास डिमांड डिज़ायर्ड क्वांटिटी है ऑब्वियसली, मतलब कंज्यूमर कोई भी चीज़ डिमांड करेगा, वो क्यों डिमांड करता है, क्योंकि वो उस चीज़ को डिज़ायर करता है, ही नीड दैट कमोडिटी और ही वॉन्ट्स दैट कमोडिटी, राइट। Next, let us understand the concept of demand schedule. So, demand schedule basically क्या होता है? Demand schedule refers to a table which represents different quantities purchased by the consumer at different prices. और जब भी हम डिमांड स्केड्यूल की बात करते हैं, डिमांड स्केड्यूल हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल and another is market demand schedule. So when we are talking about individual demand schedule में हम different prices पर different quantities को एक tabular form में डिपिक्ट करते हैं of a single consumer या buyer की, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड स्केड्यूल में हम टैब्यूलर फॉर्म में डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को डिपिक्ट करते हैं of all the consumers in the market, right? So demand schedule refers to a table depicting different quantities of a commodity to be purchased at different prices. So concept of demand schedule includes individual demand schedule, market demand schedule. Individual demand schedule refers to demand schedule of one individual buyer or consumer of a commodity in the market at a point of time. जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास प्राइजेस ऑफ ऑरेंजेस गिवन है एंड क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है एक सिंगल इंडिविजुअल की, ठीक है। सो यहाँ पे प्राइस हमारे पास 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड उस पर 5 थी, 150 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 होगी, 200 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन वी हैव मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, as we have understood, it is the table depicting different quantities of goods and services that all the buyers in the market are willing to purchase at different possible prices at a point of time, and
द की वर्ड हेयर इज ऑल द बायर्स. तो मार्केट की बात करेंगे तो सारे बायर्स कंसिडर, इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ एक बायर की जो डिमांड होगी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर. जैसे कि इसका एग्जांपल ये टेबल, अगेन वी हैव दिस टेबल कि हमारे पास प्राइजेस गिवन है 50, 60, 75, 90, 100 और उस पर हमारे पास डिमांड डिपिक्ट की जा रही है उन प्राइजेस पर. जैसे प्राइस जब 50 था, सो डिमांड बाय इंडिविजुअल ए वॉज 10, demand by individual B was 10, quantity demanded by individual C when price was 50, that is 15. वैसे ही individual D की demand quantity demanded was 20 at price 50, right. मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे? मार्केट डिमांड में सिंपली जो डिमांड इंडिविजुअल ए की है प्लस डिमांड इंडिविजुअल बी की है प्लस डिमांड इंडिविजुअल सी की प्लस डिमांड इंडिविजुअल डी की, उन सब का सम गिव्स अस 55 which is our market demand at price 50, right. उसी तरह हम बाकी एग्जांपल जैसे लेट्स टेक की प्राइस 100 है, उस प्राइस पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए इज 2, क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर बी व्हेन प्राइस वाज 100 दैट इज 2, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल सी व्हेन प्राइस वाज 100 दैट इज 1. वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल डी व्हेन प्राइस वाज 100 दैट इज 4. और इन सब का सम करके 2 + 2 + 1 + 4 दैट गिव्स अस अ 10 एंड दैट इज आवर मार्केट डिमांड. ठीक है, इन विच वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स बेसिकली. ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल, right. So this is important and it can come up as a numerical question. Next topic that we have is demand curve and demand slope, right. So when we are talking about demand curve, basically demand curve means graphical representation of demand schedule. बेसिकली जब हम इस टेबल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट ग्राफ इज नोन एज आर डिमांड कर्व, राइट. जैसे कि अगेन डिमांड कर्व भी हमारे पास दो तरह का होगा, एक होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक होगा हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट अस प्लॉट दिस इंडिविजुअल डिमांड कर्व यूजिंग दिस टेबल. ठीक है, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन द वर्टिकल एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस वी ऑलवेज टेक प्राइस एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी ऑलवेज टेक क्वांटिटी व्हेन एवर वी आर ड्रॉइंग डिमांड कर्व. ठीक है, सो प्राइजेस हमारे पास 20 का गैप लेके लेट्स ड्रॉ. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, सो हमारे पास जब प्राइस 100 है, क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है 5, राइट. सो 100 पे क्वांटिटी डिमांडेड 5 है. प्राइस इज 120, क्वांटिटी डिमांडेड इज 4. प्राइस इज 150, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3. प्राइस इंक्रीज टू 180, क्वांटिटी डिमांडेड इज 2. प्राइस इंक्रीज टू 200, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. सो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके एंड द कर्व दैट वी गेट हेयर, दिस इज आवर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट. नाउ जैसे कि हेयर वी हैव दिस, सो द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल showing how quantity demanded is related to its own price. So demand schedule की तरह we have demand curve, individual demand curve, market demand curve. Individual demand curve is the curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices at a point of time. So जैसे कि यही हमने जो अभी plot किया, this is the graphical representation of demand curve, right. Now next let us understand, let's draw the market demand curve. Now
to understand the concept of market demand curve, I have taken this simple example of a market demand schedule. ठीक है, so मेरे पास ये प्राइस है, this is the quantity which is demanded by consumer A, this is the quantity demanded by consumer B, and this depicts my market demand of A and B, as we have seen कि market demand schedule given है. अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे प्लॉट होगी? सो मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करने के लिए ना एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग पहले मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल ए की प्लॉट करें, मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल बी की प्लॉट करके उसकी हॉरिजॉन्टल समेशन विल गिव अस मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है, सो for that I have taken these graphs. So first let us draw the demand curve of individual A. तो इंडिविजुअल ए की डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए आई हैव टेकन द प्राइजेज एंड द क्वांटिटी विच हैज़ बीन डिमांडेड बाय ए. सो व्हेन प्राइस वाज 4, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, राइट. सो जब हमारे पास प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, राइट. देन व्हेन वी हैव प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांडेड इज 2. When we have price as 2, quantity demanded is 4. And when we have the price as 1, quantity demanded is 5. And on joining these 4 points, we will get the demand curve of individual A, right. Now let us take the demand curve of individual B. Again 4 पर उसकी डिमांड कितनी है? 1. When the price is 3, उसकी डिमांड हमारे पास given है as 2. Then when price is 2, quantity demanded is 3. And when price is 1, quantity demanded is 4. And on joining these 4 points, we will get the demand curve of individual B, right. अब हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व के लिए ना प्राइजेस तो सेम ही रहेंगे, बट मार्केट डिमांड कर्व के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल समेशन कैसे कि ये देखो, ये प्राइस जब 4 था, ठीक है, उस प्राइस पर हॉरिजॉन्टल सम करेंगे. तो हॉरिजॉन्टल समेशन मीन्स हॉरिजॉन्टली सम करना. सो यहाँ पर हमारे पास जब प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल ए की कितनी है? 1. क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल बी की कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1. सो इन दोनों का सम इज 2. सो व्हेन वी आर प्लॉटिंग मार्केट डिमांड कर्व, हम प्राइस 4 पर वी विल टेक क्वांटिटी डिमांडेड एज 2, विच इज द सम ऑफ दीज 2. देन व्हेन वी आर टेकिंग प्राइस 3, अगेन वी विल टेक सम ऑफ दीज 2. तो उसने जब प्राइस 3 था, ए इंडिविजुअल ने कितनी डिमांड की? दैट वाज इक्वल टू 2. बी इंडिविजुअल ने कितनी डिमांड की? 2. So market demand curve when price is 3, that will be sum of these two quantities, which is 4. So we will plot a 4 here, and we will go on and like this, and we will get a market demand curve, जिसको हम ऐसे भी D of A plus B can also be written. Another way of drawing कि इसको बिना प्लॉट करे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हम लोग जो स्केड्यूल गिवन है उसी स्केड्यूल में क्वांटिटी ऑफ ए और बी का ऐड करके we will get this quantity, and we can straight away draw prices and ये वाला column against that. ठीक है, so that is another way of drawing market demand curve. I hope this is coming back to our notes. Market demand curve is the horizontal summation. The key word here is horizontal summation. Always remember that, of the individual demand curves. It shows various quantities of a commodity that the buyers in the market are ready to buy at different possible prices at a point of time. And this is another example हमारे पास जैसे individual A की demand curve, individual B की, and then horizontal summation 1 plus 2, that is equal to 3, and we will plot 3 against price 8. ठीक है, so इस तरह से करना है. Next concept is the concept of slope. As we had already done in the previous lecture also, slope is always related to change. ठीक है, whenever we are talking about slope, actually we are talking about change. So when we are talking about slope of demand curve, what we mean to say is कि हमारे अगर क्वांटिटी में 1 यूनिट
से चेंज आया तो उससे प्राइस में कितना चेंज आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से कि जब प्राइस वाज 3 तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज आल्सो 3, ठीक है। नाउ लेट अस से कि पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया एंड दैट वाज इक्वल टू 4। सो उसके कारण लेट्स से कि उससे जो हमारा प्राइस है दैट हैज़ फॉलन डाउन टू से 1। सो ये जो पर यूनिट चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, उसके कारण जो प्राइस में चेंज आएगा दैट इज नोन एज स्लोप, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट स्लोप? सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड that there exists a negative or an inverse relation between price and quantity. What do we mean by this? तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है ना, तो उसकी जो कंज्यूमर कमोडिटी को डिमांड करेगा ऑब्वियसली वो फॉल ही करेगा। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो वो इतना बाय नहीं करेगा उसे को। सिमिलरली अगर प्राइस किसी चीज़ का फॉल कर गया, प्राइस रिड्यूस हो गया, सस्ती हो गई कोई चीज़, तो उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो गई। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव रिलेशन हमारे पास हमेशा जो डिमांड कर्व होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जितना प्राइस थोड़ा होगा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगी, राइट। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस केस। एक्सेप्शन मतलब कि हमारे पास एक ऐसा केस होगा जहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज़ दैट केस? एक्चुअली जब पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव रिलेशन के केस में हमारे पास जो डिमांड कर्व होगी दैट वुड एक्चुअली बी अपवर्ड स्लोपिंग। केस डज दिस हैपन? दिस इज द केस ऑफ गिवन गुड्स। तो हमारे पास गिवन गुड्स के केस में हमेशा क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी और प्राइस फॉल करने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाएगी। इसका एग्जांपल so this concept of Giffen goods is actually named after Sir Robert Giffen, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास लो इनकम अर्नर्स थे ब्रिटिश में, वो कंज्यूम करते थे ब्रेड विच वॉज अ चीपर कमोडिटी इन हाई अमाउंट्स, ठीक है। और वो भी और लो क्वांटिटी में वो कंज्यूम करते थे मीट बिकॉज दैट वॉज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, राइट। सो ही सेड कि जब हमारे पास प्राइस ऑफ ब्रेड क्या होता था, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो जाता था, राइट। सो उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड दैट ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उनका बेसिकली जो लाइफस्टाइल था उसमें दे वर सस्टेनिंग ओनली बाय कंजम्पशन ऑफ ब्रेड, ठीक है। सो जब वो प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होता था, बेसिकली उनका खाना ही जब ब्रेड है, तो वो क्या करते थे, वो अपने एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ पे उनका जो भी खर्चा था उसको रिड्यूस करके बाकी वो सारा पैसा जो बचता था उसे ब्रेड खरीदने में ही लगा देते थे, राइट। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जब प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड ऑल्सो इंक्रीज्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास प्राइस ऑफ ब्रेड क्या है, दैट हैज़ रिड्यूस्ड, सो उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रेड दैट विल ऑल्सो फॉल। दिस इज हाउ ही शोड दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। The next thing that we have to understand is how do we calculate slope of a demand curve. So हमारे पास as we have seen कि normally slope क्या होगी, हमेशा demand curve क्या होगी, that will always be downward sloping, ठीक है। So now always remember that. पहली बात तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, अगर हमारे पास कर्व जो है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग,
या नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है तो हम लोग स्लोप के आगे हमेशा एक माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास जब भी हमें स्लोप को कैलकुलेट करना है ना, वी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज चेंज, दिस ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर चेंज, सो चेंज इन वाई इंटरसेप्ट अपॉन चेंज इन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। सो दिस चेंज इन वाई इंटरसेप्ट अपॉन चेंज इन एक्स इंटरसेप्ट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म इंटरसेप्ट? सो इंटरसेप्ट का मतलब होगा वो वेरिएबल जो हमारी वाई एक्सिस पर है, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होगा वो वेरिएबल जो हमारी एक्स एक्सिस पर है। सो इन केस ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमारा स्लोप क्या होगा? दैट वुड बी माइनस ऑफ चेंज इन व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, दैट इज पी upon change in Q. So that is my slope in case of demand curve. Demand curve normally slopes downward, indicating negative or inverse relationship between price of commodity and quantity demanded. Slope of demand curve is estimated to be minus change in P upon change in Q. It shows the ratio between change in price corresponding to a unit change in quantity demanded. Negative sign indicates inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. So let's understand this concept by this with the help of this figure, ठीक है। So let's say कि हमारे पास quantity demanded जो थी that was equal to 3 when our price was 3, ठीक है। फिर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जब पर यूनिट चेंज आया, लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 4, तो प्राइस फॉल कर गया टू लेट्स से 2, ठीक है। सो इस केस में स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज माइनस ऑफ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। सो हमारा चेंज इन पी क्या आया? चेंज क्या आया पी में? दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन चेंज इन क्यू क्या है? दैट इज 4 माइनस 3, राइट। So that is equal to 3 minus 2 is 1 upon 1, and this is our slope of demand curve. So the next topic that we have to understand is the concept of demand function, which is important from exam point of view. So before we understand demand function, let us understand what do we mean by this term function. आपने ये मैथ्स में भी किया होगा, 12th क्लास में आता है आई गेस ये चैप्टर, ठीक है। सो लेट मी मेक यू गो थ्रू दिस in simplest of terms. So function के लिए let's take a simple example of let's say a juicer, ठीक है। तो हम लोग इस जूसर में क्या करते हैं, let's say कि मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस डाले, है ना। सो इनको डालने से इस मिक्सर में या इस जूसर में आई विल गेट जूस, राइट। सो हमारे पास ये जो जूस है, ये जूस किस पर डिपेंड कर रहा है? दिस जूस डिपेंड्स ऑन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एप्पल्स और ऑरेंजेस जो हैं दे आर नोन एज आर इनपुट्स, एंड हमारे पास जो जूस है दैट इज आर आउटपुट, है ना। तो हमारे पास ऐसे ही फंक्शन में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बिकॉज हेयर जूस इज डिपेंडेंट ऑन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और एप्पल्स ऑरेंजेस पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करते इस एग्जाम्पल में। सो हमारे पास जो जूस है दैट विल बी नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड हमारे पास एप्पल एंड ऑरेंजेस दे आर नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसी तरह से फंक्शन में भी हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इकोनॉमिक्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सोजेनस भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ऑल्सो नोन एज एंडोजेनस वेरिएबल, फाइन। सो नाउ कमिंग बैक टू आर डिमांड फंक्शन, इसी तरह से हमारे पास जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करे बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, उसी को हम डिमांड फंक्शन कहेंगे। हमारी डिमांड जो है उसके ये वेरियस कुछ फैक्टर्स है, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, बट बिफोर दैट नो दैट डिमांड फंक्शन भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल एंड अनदर इज मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है।
सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि हमारी डिमांड जो है वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. ठीक है. So the first factor that we have is the price of the commodity. As we have already seen कि demand for a commodity and price of commodity they are inversely related to each other. So as the price of commodity increases, demand for commodity falls, and as price of commodity reduces, demand for commodity rises. And assuming that this is the case of ordinary goods. ठीक है. सो जहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन होल्ड करते हैं ना, उन्हें हम ऑर्डिनरी गुड्स कहते हैं. एंड गिवन गुड्स कहाँ होते हैं? गिवन गुड्स वेयर वी हैव अ पॉजिटिव रिलेशन. सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स विल इंक्रीज, राइट. So there is an inverse relationship between price of commodity and demand for a commodity. In general, demand for commodity is more at lower prices and less at higher prices, but this relationship does not exist in case of given goods. In case of given goods, there is a direct relationship between price and demand. So another factor is price of other goods. So whenever we are talking about price of related goods, ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना कि जब भी हमारी डिमांड जो है वो अदर गुड से इन्फ्लुएंस हो, उसे हम क्रॉस प्राइस डिमांड कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस डिमांड. उसके बाद ना हमारे पास जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. एक होता है हमारे पास सब्सटीट्यूट गुड्स and other is complementary goods. ठीक है. So in case of substitute goods ना वो होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पर यूज किए जा सकते हैं. ठीक है. So basically they can be substituted for one another. जैसे कि let's understand this with the help of an example. For example, we have tea and coffee, right? सो इसमें क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ टी क्या हो गया, वो इंक्रीज हुआ. सो जब प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ तो उससे टी मेरे लिए एक्सपेंसिव हो गई, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टॉप कंज्यूमिंग टी एंड इंस्टेड मैं कंज्यूम क्या करना शुरू कर दूंगी, कॉफ़ी. सो एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, डिमांड फॉर कॉफ़ी हैज़ इंक्रीज्ड. सो टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर. नेक्स्ट वी हैव द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो इकट्ठे कंज्यूम हो. ठीक है. दीज आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कार एंड पेट्रोल, राइट. सो एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज, सो उससे क्या हो गया, एक तरह से मेरे लिए कार चलाना भी अब महंगा हो गया. सो वी कैन से दैट प्राइस ऑफ कार हैज़ इंक्रीज्ड and therefore मेरी डिमांड फॉर कार हैज़ रिड्यूस्ड, राइट. सो दैट इज़ द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है. सो यहाँ एग्जाम्पल्स में भी हमें दिख रहा है कि सब्सटीट्यूट गुड्स में वी हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट. एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वी हैव अ इनवर्स और अ नेगेटिव रिलेशनशिप, है ना. सो कमिंग बैक टू दीज नोट्स. So demand for good X is influenced by price of other good called cross price elasticity. Then two situations can arise when X and Z are substitutes. Substitute goods are those which are alternative to one another. In case of consumption, they satisfy same human want with equal ease. For example, tea or coffee, wheat or rice. Then substitution relationship arises because the goods have similar technology or have a similar price. देन वी ऑल्सो हैव दीज फिगर्स. तो ये फिगर्स ना हम लोग मूवमेंट और शिफ्ट को कॉन्सेप्ट करने के बाद देन वी विल कम बैक टू दीज फिगर्स टू अंडरस्टैंड देम इन अ मच बेटर वे. ठीक है. एंड हाईलाइट दीज पॉइंट्स. डिमांड फॉर अ गुड यूजुअली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट्स, एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि सब्सटीट्यूट्स के केस में एक हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा.
Then when X and Z are complements, so complementary goods are those which are jointly used or consumed together to satisfy a want. For example, tea, sugar, car and petrol, pen and ink, and so on and so forth. Then again highlight these points that demand for a good moves in the opposite direction to change in price of its complementary goods. That is, there is an inverse relationship between price and commodity in case of complementary goods. ठीक है. थर्ड फैक्टर दैट वी हैव इज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में भी ना हम लोग दो केसेस लेते हैं एक्चुअली. ठीक है. सो हाउ डू इनकम इन्फ्लुएंस डिमांड, उसके लिए हम लोग दो केसेस लेंगे. फर्स्ट इज़ द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. ठीक है. सो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में हमारे पास जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी हमारी डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल इंक्रीज. जैसे कि कपड़े हो गए, तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी जो डिमांड है फॉर क्लोथ्स दैट वुड ऑब्वियसली इंक्रीज. ठीक है. देन इनकम के साथ ना हमारे पास एक होता है इंफीरियर गुड्स का केस. इसमें एक्चुअली ये वाला पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता. मतलब इनकम के इंक्रीज होने से हमारे पास डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल फॉल. जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग कोर्स ग्रेन्स ले सकते हैं. कोर्स ग्रेन्स जैसे कि हमारे पास लेट्स से बाजरा. ठीक है. सो पुअर पीपल जो है वो लोग लेट्स से कि हमारे पास बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो लोग बाजरा क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो कोई अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूम कर सके जैसे वीट या राइस कंज्यूम कर सके. सो व्हेन देयर इनकम विल इंक्रीज, वो क्या करेंगे, वो बाजरा की जगह दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स अ मच बेटर प्रोडक्ट लाइक राइस और वीट. राइट. इसीलिए इनकम के इंक्रीज होने से उनकी डिमांड फॉर बाजरा हैज़ रिड्यूस्ड. सो दैट इज़ द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. ठीक है. सो चेंजेस इन मनी ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस द बजट कंस्ट्रेंट फेसिंग द कंज्यूमर causing him to change his demand for goods. It is called income demand. Then it can be written like this कि demand हमारा जो x का है that is a function of income. Ceteris paribus, ये term आपको बहुत जगह मिलेगी इकोनॉमिक्स में. ceteris paribus means, so ceteris paribus means कि हमारे पास जो डिमांड है that only depends on income keeping other things constant. ठीक है. अदर थिंग्स हेयर मीन्स कि हमारे पास जो डिमांड थी उसके हमने वेरियस फैक्टर्स देखे हैं जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स. ठीक है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमने ये सारे फैक्टर्स को फिक्स रखा है, ये सारे फैक्टर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है. राइट. एंड और हमारी सिर्फ इनकम चेंज होगी एंड दैट चेंज इन इनकम विल इन्फ्लुएंस अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. ठीक है. सो if X is a normal good, then with an increase in income, consumer buys more of the good. Good whose demand rises when income rises are called normal goods. Example, clothes, books, etc. And if X is an inferior good, then an increase in income causes its demand to decrease. This is because as income rises, purchasing power rises and consumers substitute more superior goods for inferior goods. Goods whose demand falls when income rises are called inferior goods. Example, coarse grains. ठीक है. Then the fourth factor that we have is consumers' taste and preferences. So हमारे पास ना taste and preferences का relation क्या होगा with the demand for a commodity, वो actually depend करता है. ठीक है. हमारा taste हो सकता है कि वो favorable हो टू द कंडीशंस, या हो सकता है कि हमारा जो टेस्ट में चेंजेस आए हैं दे आर एक्चुअली अनफेवरेबल. सो जब हमारे पास फेवरेबल होगी तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल इंक्रीज एंड अनफेवरेबल के केस में डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल. राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. बात कर रहे हैं रेडियो. सबसे पहले हमारे पास रेडियो आया. ठीक है. सो उस टाइम रेडियो की डिमांड जो थी वो इंक्रीज हुई. बट रेडियो के बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी आया. ठीक है. तो उसके कारण क्या हुई, बेसिकली अब हमारा टेस्ट चेंज हो गया और उस टेस्ट को चेंज होने के कारण हमारी जो डिमांड है फॉर रेडियो दैट हैव रिड्यूस्ड.
ये होता है एग्जाम्पल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है फेवर में हो सकता है अनफेवरेबल हो, तो डिपेंड करेगा कि डिमांड इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ठीक है। So any change in consumers taste causes demand to change. If there is a change in taste in favor of a good, then it will lead to increase in demand, and any unfavorable change will obviously lead to decrease in demand. जैसे कि हमारे पास इस केस में रेडियो के लिए ये अनफेवरेबल टेस्ट था, ठीक है, और हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए ये फेवरेबल चेंज था टेस्ट में, राइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल हियर। देन वी हैव द केस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर्स। अब इसमें क्या होता है, कहते कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर्स में हमारे पास क्या है कि अगर उसको लग रहा है, कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, इन फ्यूचर दैट विल इंक्रीज, तो वो क्या करेगा, वो अभी से ही क्या करना शुरू कर देगा, डिमांड कमोडिटी की ज़्यादा करना शुरू कर देगा। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में पेट्रोल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज होंगे, तो मैं अभी से ही अपने पास पेट्रोल स्टोर करना शुरू कर दूंगी, राइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो future expectation is also one factor which causes change in demand. If it is expected by the consumer that the price of commodity will rise in future, he will start buying more units of commodity in the present at the existing price. Similarly, if he expects that price will fall in future, he will buy less quantity of commodity in present, even if the price in present is less than the price in past. Next, let us understand the concept of market demand function. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड फंक्शन, उसमें हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड कैसे वेरियस डिटर्मिनेंट्स पर डिपेंड करती है, दैट इज़ व्हाट वी स्टडी हियर। सो मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी और टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, और इट shows the relationship between market demand for a commodity and its various determinants. So market demand के factors या determinants कौन कौन से होते हैं? So जो first 5 factors हमने individual demand function के अंदर discuss किए, पहले 5 factors वही रहते हैं. This is which is price of commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences of the consumers, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. और मार्केट डिमांड के साथ भी वही रिलेशनशिप रहेगा जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर हमने स्टडी किया. देन अनदर 3 फैक्टर्स जो मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर ऐड होते हैं. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड इज द एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ द मार्केट. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 डिटर्मिनेंट्स. सो पहला डिटर्मिनेंट हमारे पास है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट. सो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में किसी भी कमोडिटी के लिए ज़्यादा हैं, ठीक है, सो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड उस कमोडिटी की ज़्यादा होगी. वैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट थोड़े हैं किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, तो उस गुड की डिमांड भी थोड़ी होगी. दैट इज़ व्हाट वी सेज. ठीक है, so number of consumers in the market, more the consumers in the market, more will be the market demand for commodities. For example, an increase in the number of buyers of cars, the demand for the cars has substantially risen in India. ठीक है, the next factor that we have to discuss is distribution of income. ठीक है, so when we are talking about distribution of income, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो हो सकता है कि हमारे पास इनकम जो है दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि हमारे पास सारे इंडिविजुअल्स जो भी हैं इकोनॉमी में वो ऑलमोस्ट सेम इनकम अर्न कर रहे हैं. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. उस केस में हमारे पास क्या होगा कि डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास सेम इनकम है तो सब सेम ही कमोडिटीज़ को डिमांड करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण अगर इनइक्वालिटी प्रमोट होती है, सो इन केस ऑफ इनइक्वालिटी उस केस में क्या होगा कि रिच जो पर्सन है वो रिचर बनता जाएगा और जो पुअर पर्सन है वो पुअरर बनता जाएगा. ठीक है, सो एज रिच बिकम्स रिचर, उस केस में क्या होगा, बेसिकली इनकम ऑफ अ रिच इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग. तो जब हमारे पास इनकम
रिच की इंक्रीज होती है ना, उससे उनकी जो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स है, दैट डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इंक्रीजेज। एंड अगर हमारे पास पुअरर बनता जाएगा, मतलब बेसिकली उसकी इनकम फॉल कर रही है, तो वो पुअर इंडिविजुअल क्या करेगा, वो अपने नॉर्मल गुड्स की जगह इन्फीरियर गुड्स को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, उनकी डिमांड को, एंड एज अ रिजल्ट इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी. So that is the concept of income distribution. More even the distribution of income in a country, more will be the market demand for the commodity. If redistribution of income increases inequality, rich becoming richer, poor becoming poorer, demand for luxury goods like big cars is expected to rise. Also, fall in income of poor people may compel them to shift from normal to inferior goods, implying a rise in demand for inferior goods like coarse grains. And the last factor that we have is age and sex composition of population. So under this factor, हमारे पास जो मार्केट डिमांड का पैटर्न है ना, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि हमारी इकोनॉमी में कौन से एज के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एज वेल एज जो हमारे पास जेंडर पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास फीमेल प्रोपोर्शन इज़ मोर देन मेल इन एन इकोनॉमी, सो कैन वी से कि उस केस में हमारे पास जो मेकअप प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, दैट वुड बी मोर, राइट. So this is one of an example कि how हमारे पास sex composition of population decides the pattern of market demand. Similarly in case of age, let's take an example कि हमारे पास old लोगों की जो percentage है economy में, that is much more than the youngsters in the economy. So as a result हमारी जो demand होगी for old age homes वगैरह के लिए, that would be more. So this is how age and sex composition of population decides the pattern of market demand. Okay, so I'll be stopping here in this session, and in the next session we will be discussing law of demand. We will also be discussing a very important topic related to shift and movement of the demand curves, and we will also discuss the elasticity of demand. All of these topics are given under the CUET syllabus. So I hope this lecture was useful to all of you, and if it was, please like, comment and do share it on with your friends. Thank you so much.